नमस्कार प्यारे साथियों, आज का अपना वीडियो प्री डीएलएड परीक्षा 2024 से संबंधित रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री डीएलएड 24 जो है 2024 वाला जो एग्ज़ाम आप सभी ने दिया है और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे अंक आपने प्राप्त किए होंगे, जिसको हम राजस्थान में बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता है इसी एग्ज़ाम को। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में जो आपने पेपर दिया है और अगर आपके 400 के आसपास नंबर है, 400 प्लस माइनस 5 है, मतलब 395 या 400 के लगभग आपके नंबर है, तो आपको ज़रूर काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो आज का वीडियो हम देखेंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, कौन कौन व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है और किस प्रकार से ये प्रक्रिया है और इसकी काउंसलिंग की डेट्स क्या है, कब से कब तक हम काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो प्यारे साथियों देखो, सबसे पहला सवाल तो आपके माइंड में ये आता होगा कि काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं। क्योंकि इस बार जो थर्ड ग्रेड का टीचर एग्जामिनेशन है, जिसमें फर्स्ट लेवल, जिसमें बीएसटीसी वाले एग्ज़ाम देते हैं, उसमें 50% आरक्षण है महिलाओं का कर दिया गया है। तो इस चीज़ को लेकर के आप ही नहीं बल्कि जो इस प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के जो टॉपर्स जो हैं, उन्होंने भी यही सोचा है कि इसका जो है काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं। देखो, ये जो टॉपर्स हैं इसके, इनका इंटरव्यू जब लिया गया तो इन्होंने क्या कहा कि प्री डीएलएड टॉप 3 में कोई छात्र तो है नहीं, और ये तृतीय रहा ये चेलाराम। इन्होंने कहा कि टीचर्स लेवल फर्स्ट में नौकरी करना मुश्किल है, मेरा प्रवेश का मन नहीं है इसमें, यानी काउंसलिंग करवाने का इसका मन नहीं है। ये रहे आपके चेलाराम। आपको बता दें, चेलाराम आपके नागौर के मेड़ता सिटी के चुंदरिया गाँव के निवासी हैं, जिन्होंने प्री बीएसटीसी परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इनका ये कहना है कि अभी मैं मतलब ये जो महिलाओं का जो 50% आरक्षण वाली बात हुई है, इस चीज़ से इनका मन नहीं है कि ये बीएसटीसी के लिए एडमिशन लें, और अभी ये अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इनकी तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरे ये द्वितीय स्थान पर ये रहे थे, अलवर निवासी हैं ये, निश्चल शर्मा इनका नाम है। तो इन्होंने भी ग्रेजुएशन की है और पहली बार ये एग्ज़ाम दी है और इन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है। तो इनका भी यही मानना है कि इसमें जो है हम काउंसलिंग करवाने का इनका मन नहीं है। बाकी आगे जो इनकी परिस्थितियाँ, अब ये करवाएं या नहीं करवाएं ये इन पे डिपेंड है। लेकिन महिलाओं का जो 50% आरक्षण है उसका काफ़ी इन पे प्रभाव पड़ा है। लेकिन प्यारे साथियों, 50% कर देने से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप सभी को काउंसलिंग करवानी चाहिए। अगर आपके 400 के आसपास नंबर है, 400 प्लस है, तो आप निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर यही सोचेंगे कि 50% आरक्षण महिलाओं का है और ऐसा सोच करके जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, तो बहुत सारी सीट्स है वो खाली रह जाएगी। इसलिए जो है आपका काउंसलिंग करवाना आपके लिए मतलब लाभदायक हो सकता है, आपको कॉलेज मिल सकता है। तो ज़रूर आप कॉलेज के लिए अप्लाई करें, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। तो देखो, इसमें भाग लेने से पहले इसके जो दिशा निर्देश हैं वो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। इसके मोटे मोटे जो क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको 3000 रुपये जो है वो पंजीकरण, आपको शुल्क जो है वो जमा कराना होगा, और उसके बाद ये आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो और ये राशि जो है आप इसमें प्रवेश ले लेते हैं, तो ये राशि प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित की जाएगी। ठीक है ना, जो आगे जो आपके जो पूरी राशि है उसकी एक किस्त आपकी ये मान ली जाएगी, और आगे जो है आपसे ये दूसरी वाली किस्त में ऐड करके ये मान लिए जाएंगे। ठीक है, जो पाठ्यक्रम की शुल्क है उसमें समाहित ये की जाएगी, यानी कि 3000 रुपये के साथ आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें डीएलएड सामान्य और संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को यूनिक आईडी दे रखी है, और जो दो अलग अलग आईडी हैं जारी की हुई है। तो विद्यार्थी जो फॉर्म भरने के उपरांत दोनों आईडी में से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसकी आईडी यूज़ लेकर के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, विकल्प आप भर सकते हैं कि आपको कौन सा अध्यापक शिक्षा संस्थान चाहिए। जैसे मान लो किसी अभ्यर्थी ने प्री डीएलएड के दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है और सामान्य पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर सामान्य पाठ्यक्रम वाले शिक्षा संस्थानों में विकल्प भरने हैं, एवं संस्कृत के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर संस्कृत वाले शिक्षा जो अध्यापक शिक्षा संस्थान है उनके लिए विकल्प भरने हैं। यानी जिसके लिए जिस भी फील्ड के लिए आपको, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग या सामान्य जो शिक्षा है उसमें जो आपको आईडी दी गई है उसके अनुसार आप अपने विकल्प भर सकते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से आपकी अदर जो लैंग्वेज है अल्प भाषा वाला वो भी आप अलग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है देखो चॉइस किस प्रकार से भरें, यानी कौन कौन सी अपन कॉलेजें भरें ताकि कॉलेज मिलने के चांसेस अधिक है। तो चॉइसेस के लिए इन्होंने क्या कहा है कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर पर अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प जो चॉइसेस जो है अधिकतम विकल्प आपको भरने हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस आपको भरना है। और अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम की सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षा संस्थानों का भी चयन कर सकता है। विकल्प प्रदान करने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, आप जो चाहे जितने चाहे कॉलेज है भर सकते हैं। और अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन हेतु विकल्प भरने के लिए निर्धारित तिथि के बाद कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभी देखेंगे कि कौन सी तिथि है, जो लास्ट डेट है वहाँ तक आप आवंटन ये जो है अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया यानी कि काउंसलिंग पूर्णतः ऑनलाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पूर्णतः ऑनलाइन है। और जब ये ऑनलाइन है तो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी को क्या करना है, ये प्री डीएलएड 2024 के अपने जो मूल आवेदन पत्र है, इसका मूल आवेदन पत्र इसमें दर्शाई गई जो कैटेगरी है आपकी, जो भी कैटेगरी आपने वो फॉर्म भरते समय दर्शाई है वो, और सब कैटेगरी यानी कि जो आप कैटेगरी और सब कैटेगरी जो आपके फॉर्म में दर्शाई है उसकी जांच कर लें कि अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करें। जो चीज़ डिटेल्स उसमें आपने भरी है वो चीज़ें सत्य होनी चाहिए और वो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। जैसे मतलब जाति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए। उसके बाद देखो और अवधि निर्धारित का होना चाहिए, ठीक है ना, डेट आउट नहीं हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास अर्हता कैटेगरी, जैसे मान लो आपने 12th में आपके जैसे मान लो 50% होने चाहिए जनरल, EBS जो भी है आपका, EWS जनरल और EWS में। और SC/ST के लिए जो SC/ST या PS वीटो डाइवर्स के लिए 45% जो है, इससे ये 12th उत्तीर्ण जो है होना चाहिए। तो इससे संबंधित आपके संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण और सही होने चाहिए, यानी 12th की जो मार्कशीट है जिसमें आपके 50% से अधिक अंक होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश जो है आपका निरस्त माना जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी खुद की होगी अभ्यर्थी की, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर अब इसका पॉइंट क्या है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन हेतु प्री डीएलएड परीक्षा 2024 की अधिकृत वेबसाइट है। अध्यापक शिक्षा संस्थान की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें वहाँ से, ठीक है। और अध्यापक शिक्षा संस्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से ले लें आप, उसके बाद ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक अध्यापक कॉलेज शिक्षा संस्थान चयन कर लॉक करना उचित रहेगा। यानी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, उन कॉलेजेस की आपको डिटेल में जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है। और वो जानकारी आप कहाँ से लेंगे, ये जो है प्री डीएलएड 2 अधिकृत वेबसाइट जो है इसकी, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही आप काउंसलिंग हेतु ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस भरें। और लास्ट में आपको क्या, ऑल राजस्थान का मतलब यह हुआ कि अगर मान लो आपके नंबर कम भी हैं तो आपको कहीं ना कहीं राजस्थान में कहीं ना कहीं तो कॉलेज मिल ही जाएगा। तो ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। अध्यापक शिक्षा संस्थान की चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी आप नहीं करें, बिल्कुल आराम से सोच समझ कर करें। एक बार लॉक होने के बाद पुनः जो कॉलेजेस हैं वो उनका विकल्प का चयन नहीं दिया जाएगा। तो ये आप सावधानी से आप कॉलेज का चयन करें। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर पॉइंट आपका कि प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न होने के बाद प्रवेश में जो असफल रह जाते हैं, यानी संस्था उनको आवंटित नहीं होती है, तो अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क 3000 रुपये जो आप पंजीकरण अभी काउंसलिंग करवा रहे हैं उसमें से केवल 100 रुपये काटेंगे और आपके 2900 रुपये यानी 2900 रुपये वापस आपको आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तथा संस्था आवंटन के पश्चात नॉन रिपोर्टिंग, मान लो आपको संस्था आवंटित हो गई है और उसके बाद आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हो, वहाँ पे नहीं जाते हो, तो ऐसी स्थिति में आपसे 500 रुपये कट कर लिए जाएंगे। यानी संस्था जो है आवंटित हो गई, फिर भी आप वहाँ नहीं जा रहे हो, एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो 500 रुपये आपसे काट करके 2500 रुपये आपको वापस लौटाया जाएगा। नेक्स्ट है पंजीकरण शुल्क राशि पुनः प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को क्या करना है कि अपने बैंक खाते में, मतलब जो या तो खुद का हो सकता है बैंक खाता
या माता या पिता के बैंक खाते का सही विवरण अंकित करते हुए आवेदन करें, ठीक है, ताकि आपके जो अकाउंट में पैसे जो है वापस आ सकें। रिफंड केवल उक्त बैंक के खाते में ही होंगे। उक्त का मतलब स्वयं, माता या पिता, इनके खाते में रिफंड आपका हो जाएगा। अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण का जो बैंक की डिटेल जो है वो आप सावधानीपूर्वक भरें और सही भरें, ठीक है, ये है। क्योंकि फिर आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को राशि का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। जब आप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हो, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को, हाँ, तो ये चीज़ें हैं, आपको बैंक की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ऑनलाइन आवेदन में दर्शानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर पॉइंट अपना, कि गलत और मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने पर या अर्जित योग्यता प्राप्त होंगे, यानी आप किसी भी प्रकार से कोई बेईमानी पूर्वक आपने अगर डिटेल भरी है तो ऐसा करने पर आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, और जो आप फीस भर रहे हो 3000 रुपये, वो भी आपकी जब्त कर ली जाएगी और उचित आपके खिलाफ उचित कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तथ्य, जो सूचनाएं आपने प्रविष्ट की है फॉर्म में, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आप अगर किसी फर्जीवाड़े तरीके से आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने जो जानकारी दी है वो ठीक होगी, सही होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 नंबर पॉइंट। अब जो आप 3000 के अलावा जो आपकी फ़ीस बकाया रहती है वो कौन सी फ़ीस है और कितने रुपए आपको जमा करवाने होते हैं। अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश शुल्क 13,555 रुपये की फ़ीस जमा होने के बाद और अध्यापक शिक्षा संस्थान यानी जो कॉलेज है जहाँ से आप BSc कोर्स करेंगे द्वारा सत्यापन होने के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही अध्यापक शिक्षा जो आवंटित रहेगा, और किसी भी स्थिति में फीस यहाँ पे रिफंड नहीं होगा। और अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी और उसके लिए आपको पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समझो 8 नंबर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। 8 नंबर पॉइंट जो है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 13,550 रुपये जमा करवा कर जो कॉलेज आपने जो भरी है विकल्प में वो कॉलेज आपको मिल जाता है, तो ये कॉलेज के द्वारा सत्यापन होने के बाद ही आपका वहाँ एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है और आप अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो क्या है कि पहले उनके द्वारा कॉलेज के द्वारा सत्यापित होगा, यानी वहाँ पे एडमिशन सुनिश्चित होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। तो सर अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। अपवर्ड मूवमेंट वो होता है कि जैसे मान लो आपने जो कॉलेज लिया है और आपके शहर से, आपके गांव से बहुत दूर है और आप चाहते हैं कि कहीं दूसरे स्थान पर या मेरे गांव के पास ही वो कॉलेज है मुझे मिल जाए, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ से आकर के आप किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। बशर्ते बस ये है कि जो दूसरी नई कॉलेज में जिसमें आप प्रवेश ले रहे हैं वहाँ पे सीट जो है वो खाली होना चाहिए। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब सीधा यही है कि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं और ऐसा करने पर आपको फ़ीस भी दोबारा नहीं लगती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए जो आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए कहीं भी एक बार जो कॉलेज आपको मिले, उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी हो तो अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू आपको अपने गांव के आसपास की कॉलेजेस मिल जाती है। तो ये होता है अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट के बाद आप देखें 9 नंबर पॉइंट क्या है। DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर जो NCT और राज्य सरकार NCT अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जो है वो लागू रहेंगे और दस्तावेज सत्यापन की संपूर्ण जिम्मेदारी जो है कॉलेज पर रहेगी। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सत्यापन करने की जो जिम्मेदारी है वो कॉलेज वालों को रहेगी। तो अब आइए अपन देखते हैं कि इसके कार्यक्रम क्या क्या है और किस प्रकार से इसकी एग्ज़ाम डेट रहनी है और हमें कब से कब तक ये इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया करवानी है। 11 नंबर पॉइंट देखें कि जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे उनका प्रवेश तो वैसे ही स्वतः निरस्त हो जाएगा। और 12 नंबर पॉइंट है काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा
अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन, आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम किस प्रकार रहेगा, तो ये है आपका कार्यक्रम। इसमें देखो काउंसलिंग, पंजीयन एवं शुल्क यानी 3,000 रुपये दे करके ऑनलाइन आप जमा करवा करके भुगतान तिथि जमा करवा कर और शिक्षा संस्थान में ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प भरने की जो तिथि है, आप कॉलेजेस जो है विकल्प भर सकते हैं 20 जुलाई 2024 शनिवार, यानी कि आज से ही आप अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 से लेकर के आपका जो है 30 जुलाई तक का ये टाइम है, मंगलवार तक का, ठीक है। 20 से 30 तक आप ये कॉलेज में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और अपने विकल्प के अनुसार अपनी चॉइसेस है वो भर सकते हैं, कौन कौन सी विकल्प आप भरना चाहें। और सारे विकल्प भर जाने के बाद ऑल राजस्थान पे आपको ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रथम चरण अलॉटमेंट। जैसे प्रथम चरण की सूची है उसमें अलॉटमेंट यानी कॉलेजेस आपको कौन कौन से प्राप्त होंगे। प्रथम चरण में सबसे पहले जो लिस्ट जारी होगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो ये आपका 4 अगस्त को ही आपको जारी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 13,555 रुपये ये जो फीस आपको भरनी है, ये कब से कब तक भरोगे आप, ये 4 अगस्त से 11 अगस्त के मध्य आपको भरना रहेगा। फिर है कि अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जो आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान है वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ पे जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। तो ये 5 से लेकर के 12 अगस्त के मध्य आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा संस्थान, ये शिक्षा संस्थानों का यानी कॉलेजों का काम रहेगा कि जो अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया वहाँ पे उनके दस्तावेज सत्यापन को अधिकृत पोर्टल पर आप ऑनलाइन करें। ये कॉलेज वालों का काम है जो 5 से 12 के मध्य हो जाएगा। तो ये भी देखो संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों के स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना होगा, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन हो जाएंगे उसके बाद आपको प्रोविजनल जो प्रवेश स्लिप है वो दे दी जाएगी 5 से 13 तक। नेक्स्ट है आपका अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन। देखो अपवर्ड मूवमेंट आ गया ना, अपवर्ड मूवमेंट अभी हमने बताया था कि आपको अपनी पसंदीदा कॉलेज नहीं मिली है लेकिन आप कहीं आसपास दूसरी कॉलेज और लेना चाह रहे हैं तो अपवर्ड मूवमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो कॉलेज आपको सबसे पहले मिला है उसमें अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा, उसके बाद ही अपवर्ड मूवमेंट आप करवा सकते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको 14 अगस्त 2024 बुधवार से 16 अगस्त 2024 तक ये अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जब आपने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया है तो इसके बाद आपका जो परिणाम है यानी अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला है इसकी जानकारी आपको 19 तारीख को दे दी जाएगी, 19 अगस्त को सोमवार को दे दी जाएगी। उसके बाद जो आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद नया कॉलेज जो मिला है उसमें कब रिपोर्ट करना है, 20 अगस्त को आपको वहाँ पे 20 से 22 अगस्त के मध्य आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, आपको फिजिकली उपस्थित होना है। 10 नंबर पॉइंट अपना आता है कि संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्र अध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद जो आपको नया कॉलेज मिला है वहाँ पर जो संस्था द्वारा है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन किए जाएंगे, वो 20/8 से 23/8 तक कर दिए जाएंगे। ये कॉलेज वालों का काम है। नेक्स्ट है संस्था द्वारा प्रवेशित छात्र अध्यापकों का आमुखीकरण, ये आपका 21 को कर दिया जाएगा। और शिक्षा संस्थान जो है जो कॉलेजें हैं उनकी कक्षाओं का आरंभ है 22 अगस्त से आपका नियमित रूप से कॉलेजों का जो है शेड्यूल जो क्लास है वो जारी हो जाएगा और नियमित रूप से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका BSTC का कार्यक्रम रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं ये सारी डिटेल अभी डाल दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर BSTC से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि इससे संबंधित BSTC से संबंधित जो भी अपनी नई नई इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। एंड थैंक यू।